1857 की क्रांति को बेरहमी से कुचल दिया गया था। इसके बाद के दशकों में भारत में गहरा सन्नाटा छा गया। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने या अपनी बात रखने के लिए पूरे देश को जोड़ने वाली कोई एक राष्ट्रीय आवाज मौजूद नहीं थी। इस ग्राफिक में आप उस खालीपन को भरने का पहला प्रयास देख सकते हैं। 1885 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अंग्रेजों का मकसद इसे एक सेफ्टी वाल्व की तरह इस्तेमाल करना था, एक ऐसा मंच जहां पढ़े लिखे भारतीय अपनी भड़ास निकाल सकें और ब्रिटिश सरकार के साथ सीधा संवाद कर सकें। दादा भाई नौरोजी के इस पोर्ट्रेट को देखिए, जो कांग्रेस के इस शुरुआती उदारवादी चरण का सबसे प्रमुख चेहरा थे। 1885 से लेकर 1905 तक इन नेताओं का तरीका सड़कों पर उतरकर विरोध करने का नहीं था। ये प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं और ब्रिटिश न्याय व्यवस्था पर अटूट विश्वास रखते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन अपीलों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इस शांतिपूर्ण और संवैधानिक रवैये को भारतीयों की कमजोरी मान लिया। बिना खून बहाए अधिकार मांगने की इस विफलता ने देश के भीतर एक नए और उग्र राजनीतिक दौर के लिए जमीन तैयार कर दी। लॉर्ड कर्जन के इस आधिकारिक पोर्ट्रेट को देखिए। 1905 में इस ब्रिटिश वाइसराय ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की, एक ऐसा फैसला जिसने प्रशासन की आड़ में हिंदू और मुस्लिम आबादी को भौगोलिक रूप से अलग करने का प्रयास किया। इस दस्तावेज में आप उस फैसले का सीधा परिणाम देख सकते हैं। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुआ। यहीं से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और विदेशी सामानों के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। विरोध का तरीका अब कागजों से निकलकर असल कार्रवाई में बदल गया था। चौराहों पर विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी। लोगों ने ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों को त्याग कर अपने देश में बने स्वदेशी कपड़ों को अपनाना शुरू कर दिया। इसी आक्रोश के बीच बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं का उदय हुआ। तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल यानी लाल बाल पाल की इस तिकड़ी ने कांग्रेस के भीतर एक गर्मपंथी धड़े को जन्म दिया। प्रत अधिवेशन में कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। बंगाल के इस विभाजन ने विरोध की लहर पैदा की, जिसने हजारों आम नागरिकों को पहली बार सड़कों पर उतरने के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी का विचार अब केवल राजनीतिक चर्चा नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सक्रियता का हिस्सा बन चुका था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। इस तस्वीर में आप भारतीय सैनिकों को यूरोपीय खाइयों में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ते हुए देख सकते हैं। भारत के संसाधनों और सैनिकों को युद्ध में झोंक दिया गया। इसी दौरान विदेशों में बसे भारतीयों ने गदर आंदोलन के जरिए सशस्त्र क्रांति की कोशिशें भी तेज कर दी थीं। जनवरी 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में 2 दशकों के संघर्ष के बाद भारत लौटे। वे अपने साथ अहिंसक प्रतिरोध का एक नया और व्यावहारिक दर्शन लेकर आए थे, जो आने वाले वर्षों में आंदोलन का आधार बना। इस ग्राफिक में गांधी जी के शुरुआती प्रयोगों का विवरण है। 1917 में चंपारण के नील किसानों और 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा के मजदूरों के बीच जाकर गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का ज़मीनी इस्तेमाल किया। उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, बल्कि अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से अड़ जाने की रणनीति अपनाई। ये प्रयोग छोटे थे, लेकिन पूरी तरह सफल रहे। इन जीतों ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। गांधी का तरीका भारत की उस विशाल आबादी को राजनीति से जोड़ सकता था, जिसे अब तक अछूता रखा गया था। देश के गरीब, किसान और मजदूर। प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भारतीयों को उम्मीद थी कि उनके सहयोग के बदले कुछ रियायतें मिलेंगी। इसके उलट मार्च 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट लागू कर दिया, एक ऐसा कानून जिसके तहत सरकार बिना मुकदमा चलाए किसी को भी जेल में डाल सकती थी। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। इस दमनकारी कानून का विरोध पंजाब में अपने चरम पर था। इस चार्ट में आप 13 अप्रैल 1919 के उस काले दिन का विवरण देख सकते हैं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर रहे निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। हजारों लोग मारे गए। इस बर्बरता ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के साथ हुए अपमानजनक बर्ताव के कारण भारतीय मुसलमान भी आक्रोशित थे। जलियांवाला बाग के दर्द और खिलाफत आंदोलन ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ पूरी तरह एकजुट कर दिया। इसी एकजुटता का नतीजा आप इस दस्तावेज में देख सकते हैं। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़ दिए, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया और पूरे देश में हड़तालें हुईं। इतिहास में ये पहली बार था जब ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह से पंगु हो गया था। भारतीयों ने साफ कर दिया था कि वे अब अपने ही देश में विदेशी शासन के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। 1922 की शुरुआत तक आते आते असहयोग आंदोलन पूरे भारत में आग की तरह फैल चुका था। ब्रिटिश हुकूमत भारी दबाव में थी और पहली बार उन्हें अपना नियंत्रण छूटता हुआ महसूस हो रहा था। इस ग्राफिक में चौरी चौरा घटना है।
5 फरवरी 1922 को भीड़ ने पुलिस स्टेशन जला दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए। नीचे देखें। इस हिंसा के कारण गांधी जी ने अहिंसा से समझौता ना करते हुए 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन तुरंत स्थगित कर दिया। इस अचानक वापसी से कांग्रेस के भीतर गहरी निराशा छा गई। कई युवा नेता और जनता इसे समझ नहीं पाए। इसी असंतोष के बीच चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया ताकि ब्रिटिश व्यवस्था का हिस्सा बनकर अंदर से ही उसका विरोध किया जा सके। 1885 की उन शुरुआती याचिकाओं से लेकर 1922 के इस जनुभार तक भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति पूरी तरह बदल चुकी थी। जनता ने अपनी संगठित शक्ति का अनुभव कर लिया था, जिसने आगे चलकर भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त किया।